हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन दिया गया था ना, तो उसी के आगे से पढ़ते हैं या पूरा फिर से एक बार दोहराते हैं। ठीक, हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन ना। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू कंपाउंड इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी ना, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो। ठीक, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक, क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम लें, ठीक, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएं तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम की रॉड ली, यहाँ ऑक्सीजन गैस लिए, ठीक, तो क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इन दोनों से मिलाकर एक नया पदार्थ बना और इस पदार्थ का जो गुण है इन दोनों से क्या है? भिन्न ना। एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं, या ऐसे ही दूध से दही का बनना ना। बहुत सारे एग्जाम्पल घर पे भी कर सकते हैं। खाना पकाते हैं तो खाना जब पक जाता, जान लो भी क्या हुई? रासायनिक अपक्रिया हुई ना। तो कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो और नए पदार्थ का गुण क्या हो? पहले वाले पदार्थ से भिन्न हो ना। जैसे दूध से दही का बनना, या और एग्जाम्पल लिखना हो, हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्या बन जाता? जल बन जाता। तो जल का बनना भी क्या है? एक रासायनिक अपक्रिया है, जिसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। इन दोनों से एक नया पदार्थ बना और जल का गुण ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस से क्या होगा? भिन्न होगा ना। तो आपको रासायनिक अपक्रिया समझ में आई होगी। हम इसके बाद पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि कहाँ पे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है ना। कहानी मतलब हमको पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, ठीक। तो रासायनिक अपक्रिया कैसे जानी हो रहा है, उसके कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं ना। है क्या? ठीक, चेंज इन कलर मतलब रंग में परिवर्तन हो, रंग में क्या हो? परिवर्तन हो जाए ना। दूसरा, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक, क्या हो जाए? अवस्था में परिवर्तन हो जाए ना। और क्या हो? चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। ठीक, फोर्थ,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, गैस का निकलना, गैस का निकलना, समझ आ रही बात? मतलब अगर इतने सारी चीजें हो रही किसी रासायनिक अभिक्रिया में या कोई ऐसी प्रासद हो जिसमें ये सब सारी चीजें क्या हो रही हो ना, तो हम जान जाएंगे क्या हो रहा है, वहां पे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक और लिखते हैं, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक, और छेप का बनना, अवक्षेप का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। एक एक करके हम एग्जांपल में पढ़ लेंगे ना, कि कौन से रिएक्शन कैसे रंग परिवर्तन करते हैं, कैसे अवस्था में परिवर्तन होता है ना। जैसे पहला पढ़ते हैं, दिया चेंज इन कलर, ठीक, क्या दिया, चेंज इन कलर ना, रंग में परिवर्तन हो जाए। अब रंग में परिवर्तन एक सिंपल एग्जांपल लिखिए, आप जान लीजिए कि जब हम दूध से दही बनाते हैं या दूध से दही बनता है तो दूध और दही के कलर में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो क्या उसके कलर में परिवर्तन हुआ, मीन्स वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई ना। और गैस का निकलना, जैसे हम अगर अम्ल लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे किसी धातु से अभिक्रिया करा दें ना, सोडियम धातु से हमने क्रिया कराया तो ये बनाता है साल्ट NaCl और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलनी एक केमिकल रिएक्शन के लक्षण है। केमिकल रिएक्शन की क्या है, एक लक्षण है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, मान लिया हमने हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों क्या है, गैसेज है ना, लेकिन इनसे क्या बना, H2O, क्या बना, H2O, लिक्विड बना ना, तो क्या हुआ, द्रव बन गया। तो अवस्था में भी क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, अवस्था में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लें, ठीक, और लेड नाइट्रेट लें, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस ना, तो ये बन जाता आपका KNO3 और लेड आयोडाइड बन जाएगा, ठीक, लेड आयोडाइड। तो बैलेंस करेंगे बाद में। तो जो यहाँ पे KNO3 है ना, ये क्या आपका अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है, जब आपस में दो द्रव रिएक्शन करें और उसमें फिर कोई ठोस पदार्थ बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, रंग में परिवर्तन हो जाना, गैस निकलना ना, अवक्षेप का बनना, ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक, केमिकल इक्वेशन, ठीक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ और उनसे बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उनसे बनने वाले पदार्थ को संकेत या सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं
एवं एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखें, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर आपको हम बोले कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल और ऑक्सीजन गैस के 1 मोल मिलकर ना जल का 1 मोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो अगर उसको हम ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो इतना लिखने में हमको समय लगेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इस तरह से लिखने में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और सरल तरीके से लिखते हैं इसके संकेत के रूप में। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H ना, तो इसको अणु के रूप में लिखते हैं, हम लिखेंगे H2। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2, हम लिख लेंगे ना। अब इससे क्या बन रहा है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जो हम इतनी देर में 2 लाइन लिखे, ज़्यादा समय भी लगा, ज़्यादा स्पेस भी लगेगा, उसको हम संकेत के रूप या सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? समय की भी बचत होगी और जल्दी हो जाएगा, समझने में भी क्या होता है? आसान होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? संकेत या सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो संकेत या सूत्र के रूप में ही क्या लिखना ही क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कई तरीके होते हैं ना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को अच्छे से लिखें, ज़्यादा प्रभावी हो। रासायनिक समीकरण क्या हो? हमारा ज़्यादा प्रभावी हो। तो ज़्यादा प्रभावी होने के लिए हमको कुछ चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते हुए हमको कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देना होता है। ठीक, क्या क्या? फर्स्ट, ठीक, हमको अवस्था को प्रदर्शित करना, ठीक, और ठीक, ताप परिवर्तन को प्रदर्शित करना, क्या करना? ताप परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ठीक, और किस कंडीशन में अपक्रिया हो रही है, ठीक, अपक्रिया के होने का वातावरण, मतलब अपक्रिया किस कंडीशन में हो रही है, किसकी उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है। इन चीज़ों को हमको रासायनिक अपक्रिया लिखते समय ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे अगर हमें मान लें कि चलो कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस की ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे हमारे क्या करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, जल ना, जल एवं खनिज से प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ना, और क्या निकलता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। अब हम जितने यहाँ पे लिखे हैं, जितने यहाँ पे लिखे हैं, सब में क्या करना है, हमको इन चीज़ों को दिखाना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, गैस ना। जल क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एल, एल मतलब लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, ठीक। और किस कंडीशन में हो रहा, प्रकाश की उपस्थिति में, किसके प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश हम वहाँ पे दिखाएंगे ना। और किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, क्लोरोफिल में लिखे ना। अब ग्लूकोज बन रहा है, तो ये भी कैसा होता है, सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया लिखने के एक प्रभावी तरीके, रासायनिक अपक्रिया लिखने के क्या है, प्रभावी तरीके। तो सबसे जरूरी बात है हम ये जान लें कि रासायनिक अपक्रिया कहते किसे। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं उसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को संकेत या सूत्र के रूप में लिखना क्या होता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जब भी लिखते हैं तो इन बातों को हम ध्यान देते हैं ना। अवस्था को हमको दिखाना होता है, किस अवस्था में, गैस है, ठोस है, द्रव है ना। और ताप में अगर परिवर्तन हो रहा, मान लेते हैं इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई अपक्रिया होती कि अपक्रिया होने के फलस्वरूप क्या होती, उष्मा निकलती। जैसे एक हम लिख दे रहे हैं कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है। तो हमको उष्मा इंडिकेट भी करना होगा, उष्मा को लिखना होगा कि इससे हमको पता चलेगा कि इस अपक्रिया के फलस्वरूप उष्मा भी क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अब यहाँ कार्बन किस अवस्था में, उसको लिखना पड़ेगा हमको ना। ऑक्सीजन किस अवस्था में, तो द्रव गैस, उसको लिखना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में, उसको भी लिखना होगा। समझ में आई बात ना। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, को संतुलित करना, ठीक। बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में एक नंबर का जरूर आएगा कि आपको दिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण को क्या करिए, संतुलित करिए। तो इसके बहुत आसान से तरीके हैं, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम कोई रासायनिक अपक्रिया लिख रहे हैं, चलिए लिखें H2O2, क्या बना, H2O, क्या बना, H2O, ठीक। तो अभी हमने बताया हम अवस्था जरूर लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, द्रव है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, समझ में आया। अब हम जब हम भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि रिएक्टेंट मतलब हमारे अभिकारक अणु, अभिकारक में कितने अणु और उत्पाद में कितने अणु, किसी भी तत्व के। जैसे अब यहाँ हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 2 हैं ना। ऑक्सीजन भी कितने, 2 हैं। तो इस साइड देखें उत्पाद की तरफ, हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे ना। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, जबकि यहाँ पे कितने, 1 हैं। तो हम क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए उसके फार्मूला में चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, O2 कर दें, तो जल नहीं रह जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। इस तरह से परिवर्तन नहीं करते, समझ में आई बात। उसके फार्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके आगे लगा देते हैं 2। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 दूना 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2। तो इसके आगे भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये वाली अपक्रिया जो लिखी गई केमिकल इक्वेशन, ये आपका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही बहुत से लिख सकते हैं ना। तो कुछ रिएक्शन लिखते हैं, फिर आपको बैलेंस करना बताते हैं कैसे उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दिया Na ना, सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, क्या बना,
सोडियम ऑक्सीजन रिएक्शन किए, क्या बना लिए, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, अब बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। इस साइड सोडियम की परमाणु कितने, एक, जबकि इधर कितने, दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, और यहाँ पे कितने, एक है। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितने, दो, उधर कितने, एक, और यहाँ सोडियम एक है, इधर सोडियम दो। अब क्या करें हम, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो इसके आगे क्या करेंगे, दो लगाएंगे। हमने बताया यहाँ पे दो नहीं कर सकते, यहाँ पे करेंगे फार्मूला चेंज, सूत्र चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आगे कर दिया। अब सोडियम की कितने परमाणु हो गए, चार। चार है तो इधर भी हम कितने कर देंगे, चार कर देंगे। तो क्या हुआ, अब जो हमारा बैलेंस हुआ, ये क्या हुआ आपका, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन प्राप्त हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ ना। तो ध्यान देना है, जब भी हम संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। कौन से नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो द्रव्यमान संरक्षण में बताया गया कि जितना हम लगाते हैं उतना ही हमको प्राप्त भी होता, मतलब उस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं ना। तो आप लोग इतना समझिएगा कि जितने अणु, किसी भी परमाणु के जितने अणु अभिकारक में होंगे उतने ही होने चाहिए उत्पाद में। जितने अभिकारक में होने चाहिए उतने ही कहाँ पे होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। ठीक, और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। ये ब्रेक होता है, बनाता है H2O और O2, ऑक्सीजन जल में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, यहाँ पे कितने, दो, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, दो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तीन है। कितने हैं, तीन है। तो क्या करेंगे हम ना, अब कोई तरीका करें कि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, जितने इधर हैं उतने उधर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं दो, कितना कर दें, दो। अब देखो इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, और आगे दो लिखा है, दो दो चार ना। तो हाइड्रोजन भी इधर कितने हो गए, चार। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, चार हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो, तो आगे हम कितना कर दे, दो। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। तो इसी प्रकार से आपको संतुलित करना है, ऐसे और लिखते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण संतुलित करना आसान है, लेकिन ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे और लिखते हैं BaCl2 है, इसकी क्रिया में H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक, तो बना लेता है BaSO4 और बनाता है HCl, क्या बना लेता है, HCl। ठीक, अब इसको भी हमको क्या करना, बैलेंस करना। तो देखते हैं, यहाँ पे बेरियम कितने, एक, इधर कितने, एक, बैलेंस है। सल्फर कितने, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे कितने, दो, जबकि इस साइड कितने हैं, केवल एक। तो इसको दो करने के लिए यहाँ पे हम दो कर दे रहे हैं ना। अब देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो। सल्फर यहाँ एक है, इधर भी सल्फर क्या है, एक है। ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, चार, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। तो क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपको ध्यान यही देना है कि जितने अणु या परमाणु ना किधर होने चाहिए, हमारे अभिकारक में, उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद में ना। उसको अपने दिमाग से करना पड़ेगा ना। तो रासायनिक समीकरण हम कहते किसे हैं, लिखते कैसे हैं, और उसको संतुलित कैसे करते हैं, इतना चीज़ें हम लोग जान गए। ठीक, अब हम आगे जो हमको पढ़ना वो पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जो कि बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक, से रासायनिक अपक्रिया बहुत सी प्रकार की होती है, लेकिन आपको जो पढ़ना है हम एक एक करके क्रम से लिख दे रहे हैं। ठीक, पहला जो पढ़ना हो आपको है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक, जिसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन
रिएक्शन। ठीक, दूसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, थर्ड जो आपका होता है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, फोर्थ जो होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। 5 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, 6 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 7 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 8 अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो ये 8 प्रकार के हमने रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे हैं। 8 प्रकार आप नोट कर लेंगे। यही 8 के 8 हमको पढ़ना है, इसके सिवा इस लेसन में और कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, पहला क्या है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के एक प्रकार और होते हैं जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक और आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको भी हम आपको बताएंगे, इसको भी नोट करिए। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, कितने हमको पढ़ने हैं तो क्या करते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा प्रकार। कितने प्रकार हो गए 8 और 1 9। ठीक, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं ना कौन सी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक हो। अभिकारक एक से अधिक हो और उत्पाद कितने हो एक। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक हो लेकिन उत्पाद कितने हो एक हो, उसी को हम क्या बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मान लो हम ए और बी अभिकारक के बारे में बताया था ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं अभिकारक, और नया पदार्थ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं उत्पाद। तो ए और बी दो अभिकारक हैं। ठीक, ये दोनों आपस में मिलके एक पदार्थ बनाए ए बी। क्या बनाए ए बी, या ऐसे देखो चलिए हमने H2 लिया और Cl2 लिया। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाए हाइड्रोक्लोरिक HCl। बैलेंस कर लीजिए क्या बनाए HCl। अब क्या हुए इसमें इस साइड अभिकारक कितने हैं, ये दोनों क्या है आपके अभिकारक हैं। अभिकारक की संख्या कितनी है 2। कितनी है 2। इधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ये क्या है उत्पाद। तो उत्पाद की संख्या कितनी है केवल एक ही बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेम इसी प्रकार हाइड्रोजन लेते हैं ऑक्सीजन H2O2, तो क्या बनता है H2O जल बनता है ना। इसमें अभिकारक कितने हैं 2, उत्पाद कितना बना केवल 1।
तो एक किसी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके योगात्मक अपक्रिया के। डिफिनीशन ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक होते हैं लेकिन उत्पाद केवल एक बनता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया। तो एग्जाम्पल ऐसे ही नोट कर लेंगे, और लिखना चाहेंगे बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। C+O2 तो क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, ठीक। ये सब किसके एग्जाम्पल है, योगात्मक अपक्रिया के ना। योग मतलब जुड़ जाते हैं, जुड़ के कोई कई सारे ढेर सारे आपस में रहेंगे लेकिन जुड़ के केवल क्या बनाएंगे, एक ही उत्पाद बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया। तो ठीक, नेक्स्ट जो है आपका अपघटन अपक्रिया। दूसरा क्या लिख लेते हैं हम, अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, तो अपघटन अपक्रिया क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये योगात्मक अपक्रिया के विपरीत होती है, योगात्मक अपक्रिया के क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक। जैसे होता क्या है कि इसमें अभिकारक जो हमारे होते हैं एक होते हैं लेकिन उत्पाद एक से अधिक बनते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, लिखेंगे हम ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से अधिक हो। कहने का मतलब ये योगात्मक अपक्रिया के विपरीत की अपक्रिया होती है, योगात्मक अपक्रिया के विपरीत अपक्रिया होती है, ठीक। उसमें क्या था, अभिकारक एक से अधिक होते थे, उत्पाद कितने बनते थे, एक। जबकि इसमें अपघटन अपक्रिया में क्या है, अभिकारक एक होंगे, उत्पाद एक से अधिक बनेंगे। अभिकारक कितने होंगे, एक, और उत्पाद क्या बनेंगे, एक से अधिक। जैसे ठीक, हम लिखते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ब्रेक होता है जब, तो बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 और Cl2। तो क्या हुआ, देखो अभिकारक इधर कितने हैं, ये क्या है आपका अभिकारक है, ये क्या है आपका अभिकारक है, ठीक। कितने थे, एक, और ये दोनों क्या है आपके उत्पाद, संख्या कितनी इधर, दो। अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से अधिक हो, उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। क्या होता है, योगात्मक अपक्रिया के विपरीत होता है, योगात्मक अपक्रिया के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक। तो थर्ड पढ़ते हैं विस्थापन अपक्रिया। कौन सा क्रिया, विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ठीक। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे, कोई अधिक क्रियाशील परमाणु और या आयन किसी दूसरे कम क्रियाशील परमाणु और या आयन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे अगर पूरी क्लास भरी हो, ठीक, तो जो सबसे तगड़ा लड़का हो वो आए और किसी कमजोर बच्चे की सीट पे बैठ जाए, उसको उठा दे और उसकी सीट पे बैठ जाए, तो क्या होगा, जो कमजोर वाला बच्चा था वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसकी सीट क्या होगी, खाली हुई होगी, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोला जाता है, विस्थापन। तो जो विस्थापन क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील होता है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। मतलब दूसरे की सीट पे वो चला जाएगा और वाला क्या होगा, उसकी जहाँ पे खाली स्थान होगा, जहाँ पे खाली स्थान होगा उसकी सीट पे चला जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम लिखे CH4, CH4 ये क्या है, मेथेन है, ठीक। इसकी क्रिया हम किससे करा दें, Cl2 से, किससे कराएं, क्लोरीन से। तो होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा क्या होगा, विस्थापित होगा। तो जहाँ पे 4 हाइड्रोजन है वहाँ पे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और जहाँ से हाइड्रोजन एक निकला वहीं पे क्या चला जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ तो एक क्लोरीन बचा होगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला वो इनके साथ चला आएगा, वो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl, वो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई आपकी, विस्थापन अपक्रिया। ऐसे ही देखो HCl है, इस क्रिया हम किससे करा दें, सोडियम धातु से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे कराएं, सोडियम धातु से। जब सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है,
सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, सोडियम के पास चला जाएगा ना। तो अब जहाँ HCl था वहाँ क्या हो जाएगा, NaCl, और जहाँ पे सोडियम अकेले था वहाँ पे अब क्या रहेगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु है, हम उसको ऐसे लिखेंगे H2। तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ Cl भी 2 होंगे, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 किए तो सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ भी कितना करेंगे, 2 ना। ये कौन सी अपक्रिया हो रही है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु अणु या आयन न कम क्रियाशील परमाणु अणु या आयन को विस्थापित कर देता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया। क्लियर हो गई बात ना। तो विस्थापन अपक्रिया में हमने एक और लिखा था, द्विविस्थापन अपक्रिया ना, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, दो नए उत्पाद बनते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में कितने नए उत्पाद बनते हैं, 2। जैसे एक एग्जांपल आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हो BaCl2, BaCl2, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं H2SO4, H2SO, ठीक। H2 क्या, CuSO4 लिख लेते हैं, CuSO4 होगा क्या ना, बेरियम कापर को हटाएगा और कापर यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा क्या है आपका, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस CuCl2। अब देखो इसमें 2 नए पदार्थ बन गए। यहाँ पे क्या था आपका, बेरियम क्लोराइड कापर सल्फेट, यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट कापर क्लोराइड ना। तो अगर ऐसी कोई प्रतिस्थापन क्रिया हो जिसमें क्या हो रहे हैं, 2 नए उत्पाद बन रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपक्रिया पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिसमें हमको क्या देना हो, ऊष्मा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको प्रारंभ करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना हो, ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती हो, उस अपक्रिया को पूर्ण होने के लिए क्या करनी पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे घर में खाना पकाते हैं तो बिना ऊष्मा दिए तो खाना पकेगा नहीं ना, जब खाना पकेगा ऊष्मा देना पड़ेगा। तो कौन सी अपक्रिया होगी, थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, हमको अपक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निकलता, ठीक। यहाँ थोड़ा सा हमने गलत बोला, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। जब अपक्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने के फलस्वरूप क्या होती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम लिखते कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता CO2, तो इसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके पूर्ण होने पर या कंप्लीट होने के पश्चात क्या हो, ऊष्मा मुक्त हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। एक एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे शोषण अपक्रिया होती है, ठीक। शोषण अपक्रिया जानते हैं, C6H12O6 क्या करते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या करता हो, अंदर जाके ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ना, जिसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो किस में ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ना, और किस में, जल में। और क्या निकलती है, ऊर्जा। उसी ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, उसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने कार्यों में करते हैं। तो इसमें भी क्या हो रही, ऊर्जा निकल रही है ना। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऊर्जा मुक्त हो, ऊष्मा मुक्त हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोला जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्लियर हुई बात ना। ऐसी रासायनिक अपक्रिया
जिसके पूर्ण होने के पश्चात तो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्लियर हो गई बात ना, ऊर्जा निकल रही हो तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, अगला जो है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ना, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के विपरीत होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की क्या होती है, विपरीत होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, ऊर्जा क्या करनी हो, देनी पड़े, जबकि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जैसे हमने बताया घर पे हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं तब हमारा भोजन पकता है, तो वहाँ पे जो अपक्रिया होती है वो रासायनिक अपक्रिया ही होती है, लेकिन किस प्रकार की होगी, तब ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी वहाँ पे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखते हैं, बायो में भी काम देगा ना। हमने अभी बताया था कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, ऊर्जा ही तो है, ये भी तो ऊर्जा का कार्य करता है, ऊष्मा है ना, तो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होगी नहीं ना, ऊष्मा देनी पड़ रही, इसका मतलब फिर क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, प्रकाश के रूप में ऊष्मा दे रहे हैं ना। अगर ऊष्मा देनी पड़े तब कौन सी अपक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा अगर देनी पड़े तो कौन सी अपक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो समझ में आया, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी में क्या होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक, अगला रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ठीक, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना, ऑक्सीकरण अपक्रिया। और नेक्स्ट जो होगा हमारा अपचयन अपक्रिया होगा, अपचयन अपक्रिया। ठीक, तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो बच रहे हैं जितने प्रकार के, उस रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक।